हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज बीपीएससी टीचर 4.0 से संबंधित पीआरटी और 6 से 8 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है। ऑप्शन ए है तार ठंडी हो जाती है, ऑप्शन बी है तार गर्म हो जाती है, ऑप्शन सी है तार पहले ठंडी तथा बाद में गर्म हो जाती है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल उत्तल, सी है अवतल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो उत्तल लेंस होता है ये आवर्धक लेंस की तरह काम करता है। आवर्धक लेंस बराबर क्या होता है। आवर्धक लेंस बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये होता है आवर्धक लेंस बराबर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात में को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मुद्रा जमा अनुपात, बी है आरक्षित जमा अनुपात, सी है वैधानिक तरलता अनुपात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा जमा अनुपात। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है कार्य करने के लिए लोग, ऑप्शन बी है उपकरण कच्चा माल और धन, ऑप्शन सी है लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय के हाथों में था, स्पेस में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है 1948, बी है 1950, सी है 1911, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 में पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई थी जिसका प्रबंधन और स्वामित्व भारतीय के हाथों में था। तो सी इसका सही जवाब है। सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1965, बी है 1955, सी है 1947, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। तो बी इसका सही उत्तर है। बी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र की पूंजी विकास कोष, बी है संयुक्त राष्ट्र बाल और शिक्षा कोष, सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जो HDI इंडेक्स है, HDI इंडेक्स कौन जारी करता है। तो HDI इंडेक्स
यूएनडीपी जारी करता है, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो एसडीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो महबूब उल हक और आमर सेन, महबूब उल हक ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे? ये पाकिस्तान के थे। और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर एसडीआई का कॉन्सेप्ट दिया था। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है विस्तारवादी राजकोषीय नीति, बी है संविदात्मक राजकोषीय नीति, सी है तटस्थता राजकोषीय नीति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विस्तारवादी राजकोषीय नीति, ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डॉपलर प्रभाव लागू होता है। ऑप्शन ए है केवल ध्वनि तरंगों पर, बी है केवल प्रकाश तरंगों के लिए, सी है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो डॉपलर प्रभाव है ये ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों दोनों पर लागू होता है। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है परमाणु अविनाशी है, बी कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, सी है सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में है कि परमाणु अविनाशी है। तो डाल्टन ने बताया है कि जो परमाणु है ये सबसे छोटा इकाई है और ये अविनाशी है, तो ये सही कथन है। बी कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी सही है। सी कह रहा है कि सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान नहीं, अलग अलग होते हैं, इसलिए सी गलत हो जाएगा। तो ये भी सही है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है स्थैतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी है गतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी है गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यास्थता गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है? ऑप्शन ए है कांच, फिर है तांबा, फिर है इस्पात, फिर है रबर। बी है तांबा कांच रबर इस्पात, सी है रबर कांच तांबा इस्पात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता किस में होती है? रबर में होती है। फिर इससे ज़्यादा किस में होती है? कांच में होती है। फिर इससे ज़्यादा किस में होती है? तांबा में होती है। फिर इससे ज़्यादा किस में होती है? इस्पात में होती है। सी इसका सही उत्तर है। सी सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के साथ विसमांगी मिश्रण बनाएंगे? ऑप्शन ये है कि साधारण नमक, दूसरा कथन है कि रेत, तीसरा है पानी, चौथा है नींबू का रस। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये एक और तीन विसमांगी मिश्रण बनाते हैं। तो एक में क्या है? एक में है नमक, और तीन में क्या है? तो तीन में है पानी। तो नमक और पानी ये समांगी मिश्रण बनाते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? बी समांगी पूछ रहा है, इसलिए ये तो समांगी मिश्रण है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी में देख लेते हैं। बी कहता कि ये और यानी पहला और चौथा भी समांगी मिश्रण है। तो पहले में क्या है? नमक है। चौथा में क्या है? नींबू का रस। तो नमक और नींबू का रस ये भी समांगी मिश्रण हो जाएगा, तो ये भी गलत है।
सी में कह रहा है कि दूसरा और चौथा, दूसरे में क्या है रेत, चौथे में क्या है नींबू का रस। तो रेत और नींबू का रस ये बीसमांगी मिश्रण है और बीसमांगी मिश्रण हमसे पूछ रहा था, सी इसका सही जवाब है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने से, निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। ऑप्शन ए है एक समान वेग का, बी है एक समान त्वरण का, सी है असमान त्वरण, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक समान त्वरण का। जब पिंड स्वतंत्रता पूर्वक निर्वात में गिरता है तो उसमें कौन सी घटना लागू होती है, एक समान त्वरण का, बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है। ऑप्शन ए है कि खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। तो जो क्षार है ये कैसा होता है, बेस तो कड़वा होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें खट्टा कह रहा है। और किसमें बी में देख लेते हैं। बी कह रहा है कि कड़वा होता है, तो क्षार तो कड़वा होता है, लेकिन आगे कह रहा है कि नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। तो नीले लिटमस पेपर को लाल में नहीं, लाल को नीली में बदलता है, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि खट्टा होता है, तो क्षार तो कड़वा होता है, इसलिए सी गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि सभी गलत है, तो ई हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, तो ई इसका सही उत्तर है। एक ट्रिक है कि जैसे क्षार में ज्ञात करना है तो छलानी होता है, दूसरा होता है अनीला। अनीला छलानी मतलब जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ई इसका सही उत्तर है। छलानी और अनीला से ये अम्ल और क्षार का जो ट्रिक है ये याद रख सकते हैं। ई इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि परमाणु अविनाशी है। ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। इसमें ये और बी ये दोनों सही हैं और सी वाला गलत है। इसमें एक से अधिक उत्तर सही हो जाएगा। डी इसका सही जवाब है। डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है। ऑप्शन ए है Cu यानी कि कापर, बी है Mg यानी कि मैग्नीशियम, सी है Ag यानी कि चांदी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी Ag यानी कि जो चांदी है वो प्रकाश संवेदनशील है। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पायस के लिए परिक्षेपण माध्यम है, गैस, द्रव, ठोस। अब ये पायस क्या है इसे समझते हैं। ऑप्शन ए में देखिए 1 और 3। तो जो पायस होता है ये द्रव से द्रव का मिश्रण होता है। द्रव से द्रव का मिश्रण क्या होता है, पायस होता है। जैसे दूध और क्रीम, ये दूध क्रीम क्या है, ये पायस हैं। तो इसमें 1 और 3 ये जहाँ जहाँ है गलत हो जाएगा, क्योंकि गैस ठोस की मिश्रण नहीं होगा, ये द्रव से द्रव का मिश्रण होगा जिसे पायस कहते हैं, जैसे दूध और क्रीम। तो 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन के मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए एक उचित पृथक्करण तकनीकी का सुझाव दें। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, बी है क्रिस्टलीकरण, सी है संघनन, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर, ये जो हैं इसमें ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इनका पृथक्करण किया जाता है। ये इसका सही जवाब है। ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हास्य गैस क्या है, हंसने वाली गैस बताना है। ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हास्य गैस क्या है, N2O।
N2O ये क्या है, हास गैस है। तो N2O हास गैस है, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये इसका सही उत्तर है, ये सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह जीव जो बाहरी लक्षणों से समान दिखते हैं, बाहरी लक्षणों से समान दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिनोकोपिस, बी है फेनोटाइप, सी है एनालोगस, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बाहरी लक्षणों से समान दिखाई देते हैं उन्हें फेनोटाइप कहते हैं। बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए हल्दी, तो हल्दी जैसे हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये क्या है, ये तना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी है दालचीनी, ये छाल से प्राप्त होता है, ये भी गलत हो जाएगा। लौंग, ये पुष्प होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होगा सही जवाब कि ई, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, ई इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं? तो ऑप्शन ए कि इन्फ्लुएंजा, बी है पोलियो, सी है कैंसर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक बीमारी है, और जो संक्रामक बीमारी होती है ये एक दूसरे से छुआछूत से, खान पान के माध्यम से फैलता है, रोगी के संपर्क में आने से, तो और ये वायरस से होता है, तो ये इसका सही जवाब है। बी है पोलियो, ये भी वायरस से होता है, और सी है कैंसर। कैंसर जो होता है ये कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से होता है, तो इसका ये सही उत्तर है। इन्फ्लुएंजा संक्रामक बीमारी है जो छुआछूत से फैलता है या रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन ए है पैरेकाइमा, बी है पोलेनकाइमा, सी है स्क्लेरेनकाइमा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलेनकाइमा लचीलापन ऊतक होता है, बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आहार नाल में स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है अग्नाशयी रस और लार। अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से। और लार कहाँ से स्रावित होता है? मुख से। बी कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बलगम, यानी कि HCl और बलगम। तो जो HCl होता है किसके पाचन के लिए बोल रहा है? वसा के। तो HCl वसा का पाचन नहीं करता है, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। सी है पित्त रस और अग्नाशय। जो पित्त रस होता है, जो पित्त रस होता है ये वसा को तोड़ता है, यानी कि वसा का पाचन करता है, इसलिए सी इसका सही जवाब है। तो सी सही उत्तर हो जाएगा। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रिसाइकिल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से तब तक हट जाते हैं जब कंप्यूटर द्वारा बंद हो जाता है या मैनुअल रूप से खाली किया जाता है, सी है उपयोगकर्ता बदल जाता है, और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, या मैनुअल रूप से खाली किया जाता है तब जाकर रिसाइकिल बिन खाली होती है, तो बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती? ऑप्शन ए है वह एकल संकेंद्रक हैं, बी है वैकल्पिक हल्के और गहरे पट्टे दिखाई देते हैं, सी है वह आमतौर पर अस्थियों से संलग्न होते हैं, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह एकल संकेंद्रक हैं, ये उसका सही जवाब है, ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन ए है ट्रेकीड, बी है चालनी नलिकाएं, सी है सहचर कोशिकाएं, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सहचर कोशिकाएं।
छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती। तो छिद्रित कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? सहचर कोशिका में। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन ए में है आउटू ग्रंथि, बी है अधिवृक्क ग्रंथि, सी है पीयूष ग्रंथि, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आउटू ग्रंथि। किसकी बात कर रहा है? आयोडीन हार्मोन का। गला जो होता है, गले में यहाँ पर होती है थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि होती है ये गले में होती है और इससे थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है क्या? आयोडीन। आयोडीन जो होता है ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक होता है। जब आयोडीन कमी हो जाती है तब ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये बड़ी हो जाती है, तो उसे घेंघा रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? घेंघा रोग कहते हैं। तो ये इसमें सही जवाब क्या है? आवर्तु ग्रंथि, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब इलेक्ट्रोड और अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाला बुलबुला होता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे? अब देख लेते हैं। क्या है कि ये जो विद्युत धारा है, मान लिया जाए जल के दो अणु हैं और इस पर हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होगा। जब जल का अपघटन होगा तो जल टूट जाएगा। अब किसमें टूटेगा? दो हाइड्रोजन में, और दो हाइड्रोजन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा। जब विद्युत धारा को जल में प्रवाहित किया जाता है, यानी कि तार के द्वारा जब जल में प्रवाहित किया जाता है तो जो प्लस पॉइंट होता है, तार का जो प्लस पॉइंट होता है, ये पानी में जब रखते हैं तो इससे जो बुलबुला निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है। तो प्लस वाले फेस से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन के बुलबुले निकलेंगे। और जो वो होगा कैथोड, यानी कि जो माइनस वाला फेस होगा, उससे क्या निकलेगा? उससे हाइड्रोजन निकलेगा। तो प्लस वाले से क्या निकलेगा? प्लस वाले से निकलेगा ऑक्सीजन के बुलबुले और माइनस वाले से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन के बुलबुले। तो इसमें धनात्मक सिरे से कह रहा है तो धनात्मक सिरे से ऑक्सीजन होगा। तो बी इसका सही जवाब है। अगर जो माइनस वाले से पूछता तो माइनस वाले से हाइड्रोजन हो जाता, इसलिए यहाँ पर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए, बी है स्वयं को समुद्री जानवरों से बचाने के लिए, सी है शरीर को गीला होने से बचाने के लिए, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए जो गोताखोर होते हैं वो विशेष सूट पहनते हैं। ये इसका सही जवाब है। ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है केवल विकृत सब्जियां एवं सब्जियों के छिलके, बी है केवल पशुओं का गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन, उपयुक्त चाय की पत्ती, सी है प्लास्टिक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। क्या बताना है? कि ठोस अपशिष्ट के बारे में बताना है। अब इसमें दिया है कि सब्जियां और छिलके, तो ये ना द्रव है ना गैस है, तो क्या है? ठोस है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में है कि गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, सूट, पटसन, ये भी ठोस हैं, क्योंकि द्रव और गैस है नहीं तो क्या होंगे? ठोस होंगे। तो बी कथन भी सही है। प्लास्टिक भी ठोस है, तो ये बी सी इसमें तीनों सही हैं। तो एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी सही जवाब है इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है पुनर्वितरण की वजह से ओजोन छिद्र बंद हो जाएगा, बी है त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, सी है धरती का तापमान बढ़ेगा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब ओजोन परत पतली हो जाएगी
तो त्वचा के कैंसर बढ़ेंगे। डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है केरल, सी है उड़ीसा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। गुजरात में कच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहीं पर ये जंगली गधे पाए जाते हैं। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लैक्टोबैसिलस इससे विशेष भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है दूध से दही जमाने में, बी है केक व ब्रेड बनाने में, सी है पनीर बनाने में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है ये दूध को दही बनाने में सहयोग करता है, यानी कि ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति संविष्ट है। ऑप्शन ए है पुनर्जनन, बी है फलन, सी है क्लोनिंग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोनिंग, सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। किसके रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहते हैं। एंटीबॉडीज कहते हैं या एनेस्थेटिक्स कहते हैं, सी है एंटीबायोटिक्स कहते हैं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है राइजाइड, बी है थैलस, सी है कैप्सूल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा थाइलोफाइटा। तो यहाँ पर थाइलस दिया हुआ है, बी इसका सही उत्तर है। बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। जितने उत्तर आपके सही हुए हैं उतना कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।